हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। विद्यार्थियों, आज आप लोग एक नए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। नए सब्जेक्ट मतलब आपके कला में एक नया अध्याय, वह है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप सैंधव सभ्यता पढ़ते हैं, और सैंधव सभ्यता में आप कला पढ़ते हैं, ना कि हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ सड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सैंधव सभ्यता में सिर्फ कला पढ़नी है, इतिहास नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, कला कैसे पढ़नी है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि यहाँ मूर्ति कला का आविष्कार हो रहा है, मूर्ति कला का जन्म हो रहा है, मूर्ति कला का इन्वेंशन हो रहा है। कहाँ? आद्य ऐतिहासिक काल में। और क्या हो रहा है? आद्य ऐतिहासिक काल में मूर्ति कला का जन्म हो रहा है, और आद्य ऐतिहासिक काल में भवन निर्माण अर्थात स्थापत्य कला, भवन निर्माण अर्थात स्थापत्य कला की शुरुआत हो रही है। स्थापत्य कला की शुरुआत हो रही है। यहाँ सबसे बड़ी, मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ये दोनों चीजें थी। क्योंकि देखिए, इसके पहले आपने क्या पढ़ा? इसके पहले आपने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपने देखा था क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद में जो सभ्यता आई उसने बहुत बहुत विकास कर लिया था। यह आज के समय में जो हमारे पास जो टेक्निक है वह उस समय हुआ करती थी। सोचिए, उस सैंधव सभ्यता को कह दिया गया कि यह ब्रिटेन से अच्छी सभ्यता थी। जो सैंधव सभ्यता थी यह ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा अच्छी सभ्यता थी। क्या क्या नहीं था? बाथरूम नहीं था, सीवर नहीं था, क्या नहीं था? सारी चीज़ें, सीवरेज पाइप, बाथरूम, टॉयलेट, बंदरगाह, गोदीवाड़ा, डाक यार्ड, क्या नहीं था इस सभ्यता में? सब कुछ था, जो कि उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो यह उस समय का अपना मॉडर्न युग था। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ पे है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है समय को लेकर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन समय को लेकर है। तो इसका समय क्या है? देखिए, इसका समय है, एक तो इसका समय मिलता है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। दूसरा इसका समय मिलता है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। देखिए विद्यार्थियों, अब आपको इसमें से क्या चूज करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से आपको, अगर यह दोनों है ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में दे रखा है, उस कंडीशन में आप ये टिक करेंगे। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि NCERT इस तथ्य को सही मानती है, इस तथ्य को साबित करती है NCERT। ठीक, यह अन्य बुकों में भी मिलता है यह। तो अगर दोनों रहता है ऑप्शन में तब आप ये टिक करते हैं, अन्यथा ये टिक करते हैं। अगर कुछ ऑप्शन अलग तरीके का हो गया तब आप क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, और इसके नीचे नहीं आना है, इसके नीचे नहीं आना है। कहने का मतलब ये है 3500 ईसा पूर्व के ऊपर हमें नहीं जाना है, 1750 ईसा पूर्व के नीचे हमें नहीं आना है। इतना ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि इस सभ्यता पर आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो सैंधव सभ्यता आप पढ़ते हैं उसमें किस कला की छाप दिखाई देती है, किस
काल की छाप या कला की छाप दिखाई देती है तो वह काल था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल की छाप दिखाई देती है। अब आप कहेंगे कैसे प्रागैतिहासिक काल की छाप भाई कैसे हो गई? तो देखिए कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ की जो मूर्तियां थी, जो मिट्टी की मूर्तियां थी, वह अनगढ़ थी, आदिम शैली की विशेषता को दर्शाती हैं। और यहाँ के जो चित्रों के विषय थे वह क्या थे? पशु, पक्षी, मानव और ज्यामिति आकृतियां। सोचिए इनके विषय क्या थे? आद्य ऐतिहासिक काल में चित्रों के विषय क्या थे? चित्रों के विषय क्या थे? तो आद्य ऐतिहासिक काल में चित्रों के विषय पशु, पक्षी, मानव और ज्यामिति आकृतियां, ये इनके विषय थे, पशु, पक्षी, मानव और ज्यामिति आकृतियां। तो आप बताइए क्या प्रागैतिहासिक काल में ये विषय नहीं थे? यही तो विषय थे प्रागैतिहासिक काल के भी। इसीलिए आप देखेंगे जैसे जैसे आप सिंधु सभ्यता अगर अच्छे से रीड करते हैं तो आप देखेंगे कि सारी छाप इसी की दिखाई पड़ रही है, प्रागैतिहासिक काल की ही दिखाई पड़ रही है। फर्क इतना है कि यह बहुत ही मॉडर्न हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जन्म प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। देखिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? देखिए आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में क्या हुआ था? इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला और साहित्यिक साक्ष्य मिला। पुरातात्विक साक्ष्य मिला और साहित्यिक साक्ष्य मिला, लेकिन क्या हुआ? पढ़ा नहीं गया। यही कारण है कि इसे हम ऐतिहासिक काल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? लिपियों के द्वारा। और लिपि क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। इसकी जानकारी हमें चित्रों के द्वारा, अर्थात चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ पर चित्रात्मक लिपि थी और उसी लिपि को क्या कहा जाता था? चित्रात्मक लिपि। उसी लिपि को इंग्लिश में पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट कहा जाता था। उसी चित्रात्मक लिपि को पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट कहा जाता था। उसमें कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो 250 से लेकर कुल 400 तक के अक्षरों का प्रयोग हुआ है। इतने अक्षरों का प्रयोग किया गया है NCERT के अनुसार। देखिए यहाँ का मानव बहुत ही समझदार था। यहाँ का मानव बहुत इतना समझदार था कि वो उस आधुनिक काल को भी मात देता था। उस समय का मानव, यहाँ का मानव आधुनिक काल, इस समय जो वर्तमान में जो काल चल रहा है उस काल को भी मात देता था। इतना समझदार था। और वहाँ पर जो मूर्तियाँ, जो चित्र प्राप्त हुए हैं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे हैं, क्योंकि जो वहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वह मूर्तियाँ किस उपयोग में लाई जाती थी? अलंकरण के लिए, साज सज्जा के लिए। वह मूर्तियों का प्रयोग अलंकरण और साज सज्जा के लिए। इतना फैशन टेक्निक इतनी ज़्यादा आगे थी वहाँ की कि वहाँ की मूर्तियों का जो प्रयोग होता था वह सिर्फ और सिर्फ अलंकरण के लिए होता था, अलंकारिक। वहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही छोटी मूर्तियाँ होती थी। कैसे छोटी? जैसे नृत्यांगना, डांसिंग गर्ल की मूर्ति कितनी बड़ी है? डांसिंग गर्ल की मूर्ति 4 इंच या 10.5 सेंटीमीटर। वो जब मैं आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको सारी मूर्तियों के बारे में बताऊंगी। और यह मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आपसे आज मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी और आपको
मेरे कमेंट में लिखना होगा। कमेंट के जवाब में आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना होगा। कैसे, देखिए कौन सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरा है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के आधार क्या थे। सिंधु सभ्यता में चित्रकला के आधार क्या थे। दूसरा मेरा क्वेश्चन यह होगा कि सिंधु सभ्यता की कौन सी मूर्तियों पर आदिम कला की छाप दिखाई देती है। ये मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा मुझे। और ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। और एक बात और, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वह इस नंबर पर संपर्क करके अपना ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग इच्छुक विद्यार्थी जो हैं वह पढ़ना चाह रहे हो तो वह क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी क्लास आप ले सकते हैं। जैसे आप जहाँ रहते हो, रहने पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ के वासी हैं। तो ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास दोनों अवेलेबल है। अपना भाग्य बन। देखिए और एक बात, थोड़ा सा मुझे ये आपसे कहना है कि देखिए पैसे पे ना जाइए। मैंने कितनी बार कहा है, ये बताइए आप लोग बार बार पैसा दे के पढ़ना चाहते हैं, बार बार पैसा दे के पढ़ना चाहते हैं। वो अच्छा है कि आप लोग एक बार कम पैसे में अच्छी शिक्षा गेन करना चाहते हैं और एक ही बार में निकल जाना चाहते हैं, ये अच्छा है। आप खुद समझदार हैं, खुद सोचिए इस बात को। मैम ये फीस कम कर दीजिए, मैम वो फीस कम कर दीजिए, ये क्या तरीका है। अरे ये तरीका होना चाहिए कि मैम एक बार में ऐसा पढ़ा दीजिए, मैं ऐसा पढ़ लूँ कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, बार बार की झंझट ना रह जाए मेरे साथ। आपकी ये सोच होनी चाहिए। और मैं तो भाई चाहूँगी कि जो मेरे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन जुड़े हैं या यूट्यूब के ज़रिए जुड़े हैं, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका सिलेक्शन हो। और जब मुझे पता चले कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।